कई बारी ना हमारे दिन चढ़ जाते हैं, जो पीरियड्स के जो हुँ। डेट होती है वो ओवरड्यू हो गई, तो पेशेंट को खुद ही से लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गया। कभी-कभी ऐसे होता है कि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो फेंटली पॉजिटिव आया तो उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गया। कभी-कभी वो 2 लाइनें भी आ जाती हैं, जो एकदम डार्क होती है। हेलो डॉक्टर श्वेता। हेलो डॉक्टर रीमा। तो आज मैं डॉक्टर रीमा, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर श्वेता मैम के साथ कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैम का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हाय डॉक्टर रीमा, मैं डॉक्टर श्वेता मेहंदी-दत्ता। आई एम एसोसिएट क्लिनिकल डायरेक्टर एट मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल, फरीदाबाद। तो मैम बेसिकली मेरे को ये पूछना था आपसे कि आजकल जो मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं और इसके मतलब क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ये कैसे फ्यूचर प्रेगनेंसी को अफेक्ट करते हैं? डॉक्टर रीमा, बेसिकली उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मिसकैरेज क्या होता है। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो मुझसे ये बोलते हैं कि मैडम मेरा मिसकैरेज हो गया और उनको कभी प्रेगनेंसी बैठी ही नहीं थी। ओके। तो ऐसा कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो बेसिकली क्या होता है, कई बारी ना हमारे दिन चढ़ जाते हैं, जो पीरियड्स के जो डेट होती है वो ओवरड्यू हो गई, तो पेशेंट को खुद ही से लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गया। कभी-कभी ऐसे होता है कि उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो फेंटली पॉजिटिव आया तो उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गया। कभी-कभी वो 2 लाइनें भी आ जाती हैं, जो एकदम डार्क होती है। तब भी पीरियड्स आने पर उसको लगता है कि मेरा मिसकैरेज हो गया। तो ये सब चीजें होती है एक बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, वो आइडेंटिफाई करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई पेशेंट कहता है ना मेरा मिसकैरेज हो गया, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि क्या उसने अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी को डायग्नोज करवाया था कि नहीं। अदरवाइज इसे हम कई बारी जो होता है बायोकेमिकल प्रेगनेंसी को भी मिसकैरेज के फॉर्म में ले जाते हैं। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होता है कि आपका जो बीटा एचसीजी टेस्ट होता है वो तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, पर प्रेगनेंसी कभी वूम में बैठी ही नहीं, है ना? लेकिन उसके वैल्यूज जो होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। अगेन एक और एंटिटी होती है मिसकैरेज। मिसकैरेज जो होती है कि प्रेगनेंसी जो है वो वूम में बैठी एक लेडी के, लेकिन वो पीरियड ऑफ वायबिलिटी से पहले ही अबॉर्ट हो गई, यानी कि या तो वूम के अंदर ही बच्चे की जो है मतलब डेथ हो गई जस्ट बिफोर द वायबिलिटी पीरियड, जिसे हम कंसिडर करते हैं 20 वीक्स इन सम लिटरेचर्स एंड 23 वीक्स इन अदर्स वायबिलिटी को। मतलब कि इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके बाद बच्चा जो है वो सरवाइव करने के उसके चांसेस होते हैं। तो सरवाइव करने से पहले ही अगर उसके अंदर ही डेथ हो जाती है तो उसको हम अर्ली प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज बोलते हैं। अगर यही चीज वायबिलिटी के पीरियड के बाद होती है तो उसको हम इंट्रायूट्राइन डिमाइस बोलते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ऐसा पाया गया है कि 10 to 20% केसेस में मिसकैरेज हो ही जाता है ना? तो हमें ये जानना है कि क्या वो मिसकैरेज एक्चुअली रिकरेंट कॉजेस की वजह से है, क्या वो अवॉइडेबल कॉजेस की वजह से है, या वो सडनली कुछ ऐसा उस प्रेगनेंसी के दौरान हुआ उसकी वजह से। सो कभी-कभी वो सिर्फ जो वो यूनिट प्रेगनेंसी है उसी में ही ऐसा हो जाता है जब पेशेंट किसी साइकोलॉजिकल सीवियर स्ट्रेस से गुजर रही है या कोई फिजिकल ट्रॉमा हो गया उसको, तो हो सकता है कि पेशेंट को उसी टाइम उस प्रेगनेंसी में हो। तो दीज आर नॉट, या कोई ऐसा वायरल इलनेस हो गया या फीवर आ गया पेशेंट को जो बहुत ही सीवियर था और आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि इसको डेंगू हो गया इस टाइम पे या कुछ हुआ। तो ये जो कॉजेज होते हैं ये यूजुअली रिकरेंट नहीं होते हैं, बट देयर आर सर्टेन कॉजेज दैट आर रिकरेंट। अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 3 महीने में हम जो होता है पेशेंट कभी कभी हमारे पास आती है कि डॉक्टर साहब मेरा बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कहीं उसको कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी पेरेंट्स के अंदर तो नहीं है। ऐसे में हम पेरेंट्स का कैरियोटाइप जानना चाहते हैं। या फिर जब अगर इसी प्रेगनेंसी में जब वो मेरे पास आया और उसको डिमाइस हो गया शुरू के 3 महीने में, तो हम उसका क्रोमोसोमल एनालिसिस का भी उसको ऑप्शन देते हैं उस फीटस का, तो कहीं उस फीटस में तो कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमें जानना होता है। उसके अलावा कहीं पेशेंट को थायराइड तो नहीं है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कोई प्रोलैक्टिन लेवल्स तो उसके कहीं रेज नहीं है, या फिर ल्यूपस उसका एंटीकोएगुलेंट पॉजिटिव तो नहीं है। इसको बोलते हैं हम एप्ला सिंड्रोम, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये जब 3 या 3 से ज्यादा प्रेगनेंसी लॉसेस इस तरह से होने लग जाती हैं, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकेंड ट्राइमेस्टर में, या उसको पहले कभी प्रीटर्म बर्थ की हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में एप्ला स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर हम ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट टेस्टिंग करते हैं, बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन की टेस्टिंग करते हैं, उसके अलावा हम एंटी कार्डियोलिपिन एंटीजन की टेस्टिंग करते हैं। तो ये सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि कहीं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट्स तो नहीं है, मतलब उसको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। अब अगर वही पेशेंट हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ रहा है, मतलब उसका पहले 3 महीने हर बार निकल जाते हैं, हार्ट बीट भी आ जाती है, उसके बाद सडनली उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उस पेशेंट को,
तो ये जानना बहुत जरूरी होता है हमें कि कहीं उसको कोई सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की हिस्ट्री तो नहीं है, मतलब कि जो उसके बच्चेदानी का मुंह है वो ढीला तो नहीं है, कहीं पास उसको डीएनसीज की हिस्ट्री हो। हम उसका 3D अल्ट्रासाउंड करा करके हम ये देखने की कोशिश करते हैं पेशेंट का कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फाइब्रॉइड यूट्रस हो, कोई पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज हो, या फिर कोई उसको उसके अलावा कोई उसको कंजेनिटल एनॉमली ऑफ द यूट्रस तो नहीं है, जैसे सेप्टेट यूट्रस एक एंटिटी होती है, उसमें भी ऐसे अबॉर्शंस को पाया जाता है अक्सर। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी होता है और ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस ट्राइमेस्टर में ये प्रॉब्लम हुई है। तो इससे हमें अक्सर पता चल जाता है कि यूजुअल केसेस में कि कहीं पेशेंट को प्रॉब्लम जो है उसकी ऐसी तो नहीं है जो हम आइडेंटिफाई कर दें और उसको डील कर ले, तो हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म में अगली प्रेगनेंसी एटलीस्ट उसको सक्सेसफुल दे सके। पेशेंट को सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ऐसे में। तो सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने के लिए उसको या तो ब्लीडिंग हो जाएगी, या उसको स्पॉटिंग होंगे, या उसको सडनली क्रैम्प्स होने लग जाएंगे पेट के अंदर। उसके अलावा पेशेंट को अक्सर ये देखा गया है कि उसको बैक पेन होगा जो कि थाइज में जैसे लेबर पेन्स होते हैं उसकी तरह से होने लग जाएगा, वजाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा, अजीब सा डिस्चार्ज होगा, फाउल स्मेलिंग होगा। अगेन जो सर्वाइकल इन्फेक्शंस होते हैं उनके चलते भी कभी कभी देखा गया है कि किसी किसी को अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो वो भी आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रीवियस जो जैसे IVF प्रेगनेंसीज हैं पेशेंट की, अगर सपोज हिस्ट्री है, तो ऐसे में कई बार कंजेनिटली एबनॉर्मल फीटस अगर इम्प्लांट हो रहे हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें कॉज को बहुत डिटेल में स्टडी करना ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट उसके जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर उसकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ये बताना ज़रूरी होता है कि ऐसा नहीं कि पेशेंट को लगता है कि मेरे साथ हुआ है ना मिसकैरेज, मेरे साथ, अक्सर वो बोलता है डॉक्टर साहब ये मेरे साथ ही क्यों हो गया। तो मैं उससे कहती हूँ कि ये कॉमन है ना। आई नो व्हाट द पेशेंट गोज थ्रू, इट इज नॉट एन ईजी सिचुएशन फॉर द पेशेंट। कभी कभी उसको बहुत सालों के बाद रियलाइज होता है अरे काश मैंने डॉक्टर से पहले ही इस चीज को डिस्कस कर लिया होता, उसी टाइम डिस्कस कर लिया होता। पेशेंट आज अगर मुझसे सही से डिस्कस कर लेता है तो उसको एटलीस्ट अगली प्रेगनेंसी में क्या एहतियात बरतने हैं उसको पता होगा। यूजुअली जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो कॉजेज बताए वो रिकरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए उनके कॉजेज को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो फ्यूचर प्रेगनेंसीज में उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रीटमेंट में अगर हमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के बारे में पता चल जाता है तो हम ऐसे पेशेंट्स में एनसक्लाज मतलब टाँका लगा देते हैं सर्विक्स के मुंह पे, उससे पेशेंट को काफ़ी फायदा हो जाता है और उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। उसके अलावा अगर ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट या एप्ला सिंड्रोम हमें पॉजिटिव मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को ब्लड थिनर्स वगैरह भी दे देते हैं, तो उससे भी कई बार पेशेंट को फायदा हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी है तो हम प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट दे देते हैं, पेशेंट को ड्रग्स दे देते हैं तो उसको काफ़ी फायदा होता है। अगर स्ट्रेस है तो प्रॉपर काउंसलिंग से पेशेंट उसके बाद में अगर अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर कंसीव करने की कोशिश करता है तो ऐसे केसेस में तब भी पेशेंट जो होता है वो कंसीव कर लेता है और कंटिन्यू भी कर लेता है, टर्म तक भी उसकी प्रेगनेंसी चली जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ एफिशिएंटली वी हैव डन द वर्कअप ऑफ दिस पेशेंट। थैंक यू मैम, आज काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता लगी है मिसकैरेज के ऊपर। मेरे काफी डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स क्लियर हुए हैं और मैं भी काफी ज्यादा मतलब पेशेंट्स जो भी आते हैं उनके साथ में इस टॉपिक को डिस्कस कर सकती हूँ। मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और अक्सर पेशेंट इसके बारे में ना डिस्कस करने में एक हेजिटेट करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे में कोई कमी तो नहीं रह गई है या किसी वजह से तो नहीं हुआ। तो अगर हम उनको डिटेल में उनसे डिस्कस करें या उनको एहतियात प्रिवेंटिव मेजर्स बता दें, जैसे स्ट्रेस से ना गुजरो या आप अल्कोहल या स्मोकिंग अगर कोई करता है तो उसको अगर वो अवॉइड कर लेता है, आई थिंक वी विल बी एबल टू हेल्प दोज पेशेंट्स। थैंक यू डॉक्टर रीवा। ओके मैम, थैंक यू सो मच।